नमस्कार, आदाब। आप सभी का सक्सेस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर्स और यह थ्योरी का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले 2 लेक्चर में आपको सभी संख्या के बारे में बता चुके हैं। आज हम दशमलव संख्या डेसिमल नंबर का चर्चा करेंगे। तो देखिए बच्चों, दशमलव संख्या का मतलब होता है कि वैसी संख्या जिसमें दशमलव का प्रयोग हो उसे दशमलव संख्या कहते हैं। जैसे देख लीजिए, ये आपको हो गया 0.25, 0.75, ये। उसके बाद देखिए 0.33 डॉट डॉट, इसको हम कहते हैं 0.3 पर रेकरिंग। ये बराबर है, बराबर के बाद यानी इतना संख्या डॉट डॉट करके लिखिए या 0.3 पर रेकरिंग लिखिए, दोनों का बात क्या होगा, बराबर होगा। फिर इसी तरह देखिए 0.666 डॉट डॉट लिखा हुआ है, उसके बराबर आप लिख सकते हैं 0.6 पर पावर रेकरिंग। फिर देखिए बच्चों 0.181818 डॉट डॉट लिखा है, तो इसको आप लिख सकते हैं 0.18 पर पावर रेकरिंग। 2 अंक पर यहाँ क्या है, रेकरिंग। आगे देखिए बच्चों, आगे है 0.131331333। फिर देखिए इसी तरह का है 7 ये सभी संख्या में क्या है बच्चों, दशमलव का प्रयोग किया गया है, इसको हम कहते हैं दशमलव संख्या। तो दशमलव संख्या बच्चों कितने प्रकार का होता है, तो दशमलव संख्या 3 प्रकार का होता है। पहला हो गया बच्चों शांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, वैसा दशमलव संख्या जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या है बच्चों, निश्चित। अंकों की संख्या क्या है, निश्चित, उसे क्या कहेंगे, शांत दशमलव संख्या। देख लीजिए 0.5 इधर नहीं बढ़ता है, फिर डॉट डॉट भी नहीं है, तो अंकों की संख्या निश्चित। पॉइंट के बाद 1 अंक है, पॉइंट के बाद 3 अंक है, पॉइंट के बाद 3 अंक है, किसी में पॉइंट के बाद 2 अंक रहेगा, पॉइंट के बाद 4 अंक रहेगा, आगे में डॉट डॉट नहीं रहना चाहिए, उसका क्या है, निश्चित। ये ऊपर वाला सभी निश्चित, ये दोनों में अनिश्चित है। अंकों दशमलव के बाद अंकों की संख्या क्या है, अनिश्चित। तो शांत दशमलव संख्या समझ गए। शांत के बाद आप आइए अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर क्या होता है, वैसा दशमलव संख्या जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या अनिश्चित हो। इससे पहले वाला में क्या था, इससे पहले वाला में था निश्चित हो, इसमें क्या है, अनिश्चित हो, तथा उन अनिश्चित अंकों में कुछ खास अंकों की पुनरावृत्ति हो। कुछ खास अंकों की क्या है बच्चों, पुनरावृत्ति है। दशमलव के बाद देख लीजिए 0.666, तो 6 का पुनरावृत्ति है। 0.181818, तो 18 का क्या है, पुनरावृत्ति है। 0.232333 का क्या है, यहाँ पे पुनरावृत्ति है। तो केवल 1 अंक पे जो है रेकरिंग लगा है। इसका मतलब है कि आप सीधा सीधी समझिए कि ये इसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित होता है, इन दोनों में अनिश्चित होता है अंकों की संख्या, इन दोनों में अनिश्चित होता है। तो इसमें क्या होता है कि अनिश्चित अंकों में कुछ खास अंकों की पुनरावृत्ति होती है और इसमें कुछ खास अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो इसमें देख लीजिए अगला अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या, वैसा दशमलव संख्या जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या अनिश्चित हो तथा उन अनिश्चित अंकों में कुछ खास अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो। यहाँ पे लिखा है पुनरावृत्ति नहीं हो, इससे पहले वाला में आप पढ़े हैं पुनरावृत्ति हो, तो इसमें पुनरावृत्ति नहीं होगा कुछ खास अंकों की। तो कुछ खास अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगा, तो एग्जाम्पल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, 7 5 6 7 8 9 कुछ भी लिख दीजिए, डॉट डॉट लगा दीजिए, ये आपको हो जाएगा अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। 78.673567 डॉट डॉट लगा दीजिए, तो अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। फिर देखिए इसको लिखने का एक स्टाइल कहा जाता है जनरली कि आप इसको इस तरह से लिखिए तो कभी पुनरावृत्ति नहीं होगा।
2 अंक लीजिए, मान लीजिए 3 और 4 आप 2 अंक लिए, तो एक अंक को कांस्टेंट रखिए, 3 को एक बार 3 लिखिए, 4 को डबल कर दीजिए, फिर 3 लिख दीजिए, फिर 4 को ट्रिपल कर दीजिए। अगर इस तरह आप लिखते हैं तो कभी भी जो है पुनरावृत्ति नहीं होगा, रिपीट संख्या नहीं होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल लिखिए, 5.67 ले लीजिए, 6 को कांस्टेंट कीजिए, 776 इस तरह का संख्या जब आप लिखते हैं तो ये क्या हो गया बच्चों, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। तो आप इस तरह से दशमलव संख्या के तीनों प्रकार को आप समझ गए हैं। अब आपको हम बताते हैं कि ये 2 संख्या जो है, शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, ये संख्या परिमेय संख्या होता है। तो ये दोनों संख्या क्या है बच्चों, तो ये दोनों संख्या परिमेय संख्या होता है। शांत दशमलव संख्या, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या का ये सभी एग्जाम्पल जो है P/Q के रूप में लिखाएगा, तब उसको हम परिमेय कहेंगे। तो ये सभी एग्जाम्पल P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसको भी हम कहेंगे परिमेय संख्या, तो इस सभी एग्जाम्पल को हम क्या करेंगे, P/Q के रूप में बच्चों इसको भी लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे। अभी आपको बताएंगे कि इसको भी P/Q के रूप में, इसको भी P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। अब आप देखिए, ये अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या जो होता है, ये होता है अपरिमेय संख्या। इस संख्या को हम क्या कहेंगे बच्चों, इसको कहेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो दशमलव संख्या के 3 प्रकार में पहला और दूसरा क्या हुआ, शांत दशमलव संख्या, और अशांत आवर्ती दशमलव संख्या आपका हो गया परिमेय संख्या हो गया आपको परिमेय संख्या। और ये अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या जो है, ये क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या। तो चलिए बच्चों, अब आप देखिए, हम एक एक करके इसको बदल देते हैं आपको, और इसको भी बदल के आपको दिखाते हैं। तो यहां पर आपको है कि शांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या के रूप में बदलें। शांत दशमलव संख्या को परिमेय संख्या के रूप में बदलें। तो शांत दशमलव संख्या का एक नंबर हो गया 0.25। इसको हम बदलेंगे परिमेय में। आप लोग समझ रहे हैं कि 0.25 जब हम लिखेंगे, इसको पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे 2 अंक है तो 00, एक पर 00 हो जाएगा। फिर इसको काटिएगा तो 1/4 हो जाएगा। तो 0.25 इतना में बदल गया। इसी तरह 2 नंबर में आप देखिए 0.75 है, तो इसको भी आप करेंगे तो 0.75, तो इसको जब आप हटाइएगा तो ये हो जाएगा 25 या 75, 25 चौके। तो ये आपको बदल गया। इसी तरह आपको क्या करना है कि ये तो बदल दिए इसको परिमेय में, ये भी परिमेय है और ये अपरिमेय है, इसको भी आपको बदलना। तो उसको आप कैसे बदलिएगा, तो देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, आपको 0.23, इसको ट्रिक के माध्यम से आपको बताते हैं कि 0.23 को आप कैसे परिमेय में बदलिएगा। 0.23 पर पावर केवल रखनी है, तो लिखेंगे मूल संख्या माइनस जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है वह संख्या, बट जितना अंक पर रेकरिंग है उतना नो, और जितना अंक पर रेकरिंग नहीं है उतना 0। तो इसको क्या लिखते हैं, ये है बच्चों मूल संख्या, दशमलव छोड़ के लेंगे बच्चों मूल संख्या, जितना अंक पर रेकरिंग नहीं है उतना 0, जितना अंक पर
रेकरिंग नहीं है उतना, जितना अंक पर रेकरिंग है उतना जितना अंक पर रेकरिंग है उतना और दशमलव के बाद जितना अंक पर रेकरिंग नहीं है उतना 0। इससे आप समझ रहे होंगे किसी भी आप अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को इस तरह बैठा दीजिएगा ट्रिक पर, उसका तुरंत निकल जाएगा P/Q के रूप। देख लीजिए बच्चों, 23 में से 2 गया 21 हुआ, 21/90। काटिए इसको, 3 से कटेगा, ऊपर हो जाएगा 7, नीचे हो जाएगा 30, तो 7/30। इसी तरह का 2-3 एग्जाम्पल और हम लिखते हैं आपको। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। 3 ये पहला एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल 3.235। इसमें मानिए 2 अंक पर रख लेंगे, तो इसको आप बदलिए। तो पहले क्या लिखना है बच्चों? पहले लिखना है मूल संख्या। तो मूल संख्या टोटल दशमलव छोड़ के कितना हुआ? 32, 35 मूल संख्या माइनस जितना अंक पर रेकरिंग नहीं है वह संख्या, तो 32 पर रेकरिंग नहीं है। ऊपर में दशमलव वगैरह सब नहीं देखना। नीचे देखिए जितना अंक पर रेकरिंग है उतना 9, तो 2 अंक पर रेकरिंग है बच्चों, 2 को 9 देंगे। जितना दशमलव के बाद जितना अंक पर रेकरिंग नहीं, दशमलव के बाद मात्र 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है बच्चों, तो हम 1 बैठा देंगे। ये आपको 32 इसमें से घटेगा, तो ये 3203 होगा बटे 990। 3203 बटे 990 हो गया। ये आप देख लीजिए। आगे देखिए इसी तरह से आप ये संख्या को बदलिए 0.6। तो 0.6 को बदलिए बच्चों। तो 0.6 को जब आप बदलिएगा तो क्या होगा? मूल संख्या माइनस होगा जितना अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो 0 पर रेकरिंग नहीं है 0 दे देंगे। जितना अंक पर रेकरिंग है उतना 9 देंगे। दशमलव के बाद ऐसा कोई अंक ही नहीं है जिस पर अंक ही नहीं है, दशमलव के बाद जो है उस पर रेकरिंग, इसलिए 0 यहाँ पे नहीं होगा। तो 6/9 हो गया बच्चों। तो आप इसको जो है काटिएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूना और 3 तिया, तो 2/3 के बराबर 2 में 3 से भाग दीजिएगा, तो हमेशा 0.666 आता रहेगा। इसी तरह आप बदल सकते हैं। ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर, तो 0.1818 को भी आप बदल सकते हैं, और 0.333 को भी आप बदल सकते हैं। तो इस तरह हमें उम्मीद है कि आप जो 2 संख्या, ऊपर का 2 संख्या आप सीखे थे परिमेय, तो वो परिमेय हो गया। नीचे वाले संख्या को P/Q में हम नहीं बदल सकते हैं, तो ये आपका अपरिमेय संख्या हो। चलिए अब हम आपको LCM एंड SCF का जो है के बारे में आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म समझते हैं कि LCM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो LCM का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स, और इसका लॉसो है, तो लॉसो को क्या कहते हैं? तो लघुत्तम समापवर्तीय। यहाँ पे क्या है? अपवर्तीय से रिलेटेड है, लघुत्तम समापवर्तीय। SCF का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मोसो महत्तम समापवर्तक। यहाँ है अपवर्तीय से रिलेटेड, यहाँ पे क्या है बच्चों? है अपवर्तीय से रिलेटेड, और यहाँ पे क्या है? अपवर्तक से है। तो दोनों का अपवर्तीय और अपवर्तक आपको पीछे के लेक्चर में हम बता चुके हैं।
अपवर्त्य का मतलब होता है गुणज और अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड। तो यहाँ गुणनखंड से लेकर है समापवर्तीय और यहाँ है समापवर्तीय, यहाँ है समापवर्तक। तो कोई ये पूछे कि लोसो का फुल फॉर्म बोलो तो लघुत्तम समापवर्तीय और मोसो का फुल फॉर्म बोलो तो महत्तम समापवर्तक। जनरली बच्चा क्या करता है, दोनों को एक ही चीज़ बोल देता है, जो कि गलत। तो आज से आप गलती नहीं करना है आपको, आप सही से इसको देखना है। चलिए बच्चों आगे क्वेश्चन है 3, 4, 6 का लोसो ज्ञात करें। तो हम फर्स्ट मेथड से इसको ज्ञात करते हैं। आप बचपन में कई बार सीखे होंगे। तो देखिए पहले क्या करेंगे, 3 का अपवर्तीय, 3 का अपवर्तीय, अपवर्तीय क्या होगा, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। इसी तरह क्या होगा, आगे बढ़ता जाएगा। फिर देख लीजिए 4 का अपवर्तीय हो जाएगा 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छके 24। फिर देखिए 6 का अपवर्तीय बराबर 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, डॉट डॉट। ये हो गया 6 का अपवर्त। तो लोसो का मतलब होता है लघुत्तम समवर्त्य। लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा कॉमन, लोवेस्ट कॉमन। मल्टीपल का कौन चीज, लोवेस्ट कॉमन। तो मल्टीपल का लोवेस्ट कॉमन तीनों में देखिए, इसमें 6, इसमें भी 6, इसमें 6 नहीं। अगर 6 इसमें भी रहता तो 6 क्या होता है, इसका लोसो हो जाता। तो देख लीजिए बच्चों, इसमें 12 है, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, सीधा आप लिख सकते हैं, अतः 3, 4, 6 का लोसो बराबर कितना हुआ बच्चों, 12 हुआ। लोवेस्ट मल्टीपल को हम क्या कहेंगे, लोवेस्ट मल्टीपल को हम क्या कहेंगे, लोसो कहेंगे। तो समझ गए बच्चों लोसो। अब इसको दूसरा तरीका से हम निकालते हैं, सेकेंड मेथड से आप जो है बनाइएगा इसको। जब सेकेंड मेथड से आप बनाते हैं इसको, तो देखिए बच्चों सेकेंड मेथड से कैसे बनाते हैं। तो सेकेंड मेथड से आप बनाते हैं 3, 4 और 6 का क्या करते हैं, इस तरह करके। तो इसमें हम 2 से लगाते हैं, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6। फिर हम इसमें 3 से लगाते हैं, 3 कहीं, ये हो गया 2, ये हो गया 2। तो इस तरह करके इसका कितना हुआ, 2 गुनी 3 गुनी 2 बराबर हो गया आपको 2 तिया 6, 6 दूनी 12। तो अतः इसका इस तरह से अगर आप निकालते हैं तो इस तरह लास्ट में लिखिएगा, अतः करके आप लिखिएगा कितना, अतः लिखिएगा 3, 4, 6 का लोसो बराबर 12। 3, 4, 6 का लोसो बराबर 12 हो गया। तो चलिए बच्चों अब हम आपको आगे मोसो के बारे में सिखाते हैं कि मोसो जो है एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो क्वेश्चन आपको पहले हम लिखते हैं, क्वेश्चन है आपको बच्चों 8 और 12 का मोसो ज्ञात करें। 8 और 12 का मोसो ज्ञात करें। तो आप देखिए इसको फर्स्ट मेथड से और सेकेंड मेथड से। तो फर्स्ट मेथड है बच्चों, फर्स्ट मेथड है 8 और 12 का मोसो ज्ञात के। भाग विधि आप जानते हैं मोसो। तो पहले हम आपको गुणनखंड से ही समझा देते हैं। तो 8 का गुणनखंड, जिसको गुणनखंड को आप क्या कहते हैं, अपवर्तक कहते हैं। तो 8 का अपवर्तक, तो 8 का अपवर्तक आपको पता है बच्चों, आपको लेक्चर नंबर 1 या 2 में बताए हैं 8 का अपवर्तक। तो 8 का अपवर्तक हो गया बच्चों 1, 2, 4, 8। अपवर्तक का मतलब गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब जिससे भाग लगता है उसको गुणनखंड कहते हैं। तो 1, 2, 4, 8 से 8 पूरा पूरी विभाजित हो जाता है। इसी तरह आप 12 का अपवर्तक बताइए बच्चों। तो 12 का होगा 1, 2,
3 4 6 12, इतना हो गया 12 का ऊपर तक। अब इसका मोसो का आप देखिए यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर का कौन चीज हाईएस्ट, तो बताइए बच्चों इसमें किसका हाईएस्ट कॉमन जो है, 8 इसमें है, इसमें नहीं, 4 इसमें है, इसमें भी 4 है, तो 4 हो गया इसका। तो अतः करके आप लिखिएगा, अतः लिखिएगा 8 और 12 का, 8 और 12 का कौन चीज बच्चों, तो 8 और 12 का मोसो, 8 और 12 का मोसो बराबर 4। फिर इसी का देखिए आप सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड में भाग विधि से आप लोग कैसे निकालते होंगे, बचपन से आज तक निकाल के आए हैं। 8 और 8 में लगाते हैं इस तरह 12, तो एक बार में लगेगा तो 8 बचा 4, तो फिर 4 से लगा देते हैं 8 में, यहाँ का उठा के यहाँ रखते हैं, तो ये हो गया 2, 2 बार में पूरा पूरी जब कट गया तो ये बच्चों ये मोसो क्या हो गया आपको, मोसो बराबर हो गया 4। तो समझ गए आप जो है एलसीएम और एचसीएफ समझ गए। आप देखिए इस एलसीएम और एचसीएफ में क्या आता है, एलसीएम और एचसीएफ में अब आपको हम फॉर्मूला बताते हैं, एलसीएम और एचसीएफ का आपको हम फॉर्मूला बताते हैं कि कैसे निकाला जाता है। तो देखिए बच्चों, दो संख्या रहेगा और उसका लॉसो मोसो से संबंधित फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला आपको हो गया, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा लॉसो गुनी मोसो, लॉसो गुनी मोसो। इसी से आप 3 फॉर्मूला निकाल सकते हैं, पहली संख्या बराबर लिख सकते हैं तो लॉसो गुना मोसो बटे दूसरी संख्या, इसी से दूसरी संख्या बराबर जब आप लिखिएगा तो लॉसो गुना मोसो बटे पहली संख्या, इसी से आप लॉसो लिखिएगा तो वह हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, मोसो उधर है तो इधर कर देंगे, उधर गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा। इसी तरह मोसो बराबर भी आप लिख सकते हैं। तो यानी ये 4 टर्म है इसमें, तो 4 टर्म से क्या कर सकते हैं आप, 4 तरह का फॉर्मूला बना सकते हैं। इसको यूज कैसे करते हैं तो देख लीजिए, पहली संख्या मान लीजिए a है, दूसरी संख्या b है, तो एलसीएम ऑफ ए बी बराबर गुनी एचसीएफ ऑफ ए बी हो जाएगा। तो कहिएगा कि सर ये जो है 2 संख्या पर तो ये सूत्र लागू हो गया, ये फॉर्मूला लागू हो गया, क्या 3 संख्या पर भी ये फॉर्मूला लागू होगा, तो नहीं बच्चों, 3 संख्या पर ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा। आप एनसीईआरटी का जब लास्ट पेज देखिएगा तो वहाँ लिखा हुआ है कि 3 संख्या पर ये फॉर्मूला जो है बच्चों लागू नहीं होगा। ए बी सी हम डज नॉट इक्वल लिखेंगे इसको एलसीएम ऑफ ए बी सी गुनी एचसीएफ ऑफ ए बी सी, ये 3 संख्या पर लागू नहीं होगा बच्चों, बराबर नहीं होगा। तो आप इतना समझ गए बच्चों। अब देखिए इसमें भिन्न वाला सवाल भी आता है, भिन्नों का लॉसो, जब भिन्न टाइप का रहेगा तो आपको पूछेगा भिन्नों का लॉसो बराबर, तो भिन्नों का लॉसो जो होगा वह क्या होगा बच्चों, आप लोग बचपन में पढ़ चुके होंगे। तो भिन्नों का लॉसो होता है अंशों का लॉसो, अंशों का लॉसो बट्टे हरों का मोसो, अंशों का लॉसो बट्टे हरों का मोसो। फिर देखिए बच्चों, भिन्नों का मोसो रहेगा, भिन्नों का मोसो अगर आपको निकालने दे दे, भिन्नों का मोसो, तब आपका सूत्र क्या हो जाएगा, अंशों का मोसो बट्टे हरों का लॉसो, अंशों का मोसो बट्टे हरों का लॉसो, हरों का लॉसो, अंशों का मोसो बट्टे हरों का लॉसो। इसको कैसे यूज करेंगे थोड़ा सा आपको बता देते हैं, वैसे आप बचपन में बनाए होंगे इस सबको। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आपको रहेगा
कि 3/5 कॉमा 9/15 का मोसो ज्ञात करें। मोसो बराबर, तो यहां पे देख रहे हैं कि मोसो का सूत्र यहां है, तो मोसो में क्या करते हैं, पहले अंशों का मोसो निकालते हैं। तो आप ऊपर से इसका मोसो निकालिएगा, 3 और 9 का मोसो यहां लिख दीजिएगा। अब फिर हरों का लोसो है तो 5 और 15 का लोसो निकाल के यहां लिख दीजिएगा। तो इस तरह के प्रश्न को आप इस तरह बना सकते हैं। अब देख लीजिए, आपको हम बताते हैं कि किसी भी, आप हमको बताइए कि 2 संख्या है, 2 संख्या का लोसो बड़ा होगा कि मोसो बड़ा होगा? आप कहिएगा सर लोसो बड़ा होगा। लोसो बड़ा होगा और मोसो क्या होगा, छोटा होगा। तो छोटा होगा ये मोसो, तो मोसो से ये संख्या पूरा पूरी विभाजित हो जाता है। जब इससे भाग इसमें दीजिएगा तो पूरा पूरी विभाजित हो जाता है। इसका मतलब है कि किसी भी संख्या का लोसो उसके मोसो से पूरा पूरी विभाजित होता है। तो नोट हो गया ये बच्चों, किसी भी संख्या का लोसो उसके मोसो से पूरा पूरा विभाजित होता है। किसी भी संख्या का लोसो उसके मोसो से पूरा पूरी विभाजित होता है। देखिए क्वेश्चन आपको इस पर पूछता कैसे है, आप वो चीज समझिए। बिहार बोर्ड में कई बार ये क्वेश्चन पूछा, बच्चे वहां फंस जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कैसे, आप देखिए, क्वेश्चन दे देगा कि 2 संख्या का लोसो 150 है। 2 संख्या का लोसो कितना है बच्चों, 150 है। तो उसका मोसो होगा, ए नंबर में ऑप्शन देगा आपको, ए नंबर में ऑप्शन देगा 7, बी नंबर में ऑप्शन देगा 13, सी नंबर में ऑप्शन आपको दे दिया 20 और डी नंबर में ऑप्शन आपको दे दिया 3। तो बताइए बच्चों क्या होगा। तो अभी आपको हम बताए हैं ऊपर में कि लोसो जो है मोसो से पूरा विभाजित होता है। तो 2 संख्या का लोसो इतना है, उसका मोसो होगा, तो कौन हो सकता है, तो 7 से पूरा विभाजित नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, 20 से नहीं होगा, 3 से पूरा विभाजित होगा। तो आंसर 3 नंबर होगा। अगर इस तरह के सवाल देता है तो बच्चा वहां देखता है लोसो मोसो, वो तो पढ़ के जाता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लोसो गुना मोसो, लेकिन उसको नजर आता है केवल और केवल लोसो। तो बच्चा वहां समझता है कि सर ये कैसा सवाल दे दिया, यहाँ तो लगता है कि डिजिट छोड़ दिया गया। लेकिन बच्चों ये सवाल जो है इस थ्योरी पे बनता है, इसका एकमात्र थ्योरी है। आप इसी तरह के थ्योरी को पढ़ने के लिए आप सक्सेस इंस्टीट्यूट से जुड़े रहें। आपको हर एक थ्योरी में अच्छे नोट, जो आपको बेहतर नोट होता है वह आपको मिलता रहेगा इसमें। चलिए देखिए, यहाँ पर हम एक और सवाल आपको बताते हैं। एक और सवाल है बच्चों, आयताकार कमरे में टाइल्स बिछाने को लेकर, कि आप आयताकार कमरे में टाइल्स को कैसे बिछाइएगा। मान लीजिएगा कि ये आपका आयताकार कमरा, आयताकार कमरा के लंबाई L हो गया, चौड़ाई B हो गया। इसमें हमको वर्गाकार टाइल्स बिछाना। तो यहां पे वर्गाकार टाइल्स जो होगा, वर्गाकार टाइल्स का भुजा होगा, वह हो जाएगा HCF ऑफ LB, यानी LB का HCF निकालना पड़ेगा।
LB का क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? HCF निकालेंगे तो वह हो जाएगा वर्गाकार टाइल्स का भुजा। फिर देखिए वर्गाकार टाइल्स का संख्या जो है, वर्गाकार टाइल्स का संख्या जो है बच्चों वह हो जाएगा L गुना B। किसका L? तो जिस पे बिछाना है उसका L, और नीचे हो जाएगा भुजा स्क्वायर, वर्ग की भुजा का स्क्वायर। संख्या का मतलब है कि टोटल पे हमको टाइल्स बिछाना, घर है, रूम है, तो रूम में पूरा रूम टाइल्स बिछाना, तो पूरा रूम में टाइल्स बिछाएंगे। और वर्गाकार टाइल्स तो पूरा रूम का क्षेत्रफल अब बट्टे एक टाइल्स का क्षेत्रफल, तो पूरा रूम का क्षेत्रफल कितना हो गया बच्चों? L गुना B हो। और एक टाइल्स का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि टाइल्स है वर्गाकार, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर हो गया। तो इस तरह बच्चों आप ये चीज सीख गए। आपको बताते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो परिमेयिका के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि परिमेयिका क्या होता है। परिमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। परिमेयिका क्या होता है? एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, और इसके सहायता से अन्य कथनों को सिद्ध किया जाता है। आप ज्योमेट्री में पढ़े होंगे अभिगृत और अभिधारणा, याद कीजिए। अभिगृत और अभिधारणा सिद्ध किया हुआ रहता है और उसके सहायता से प्रमेय और उपप्रमेय को सिद्ध करते हैं। उसी तरह परिमेयिका जो है, परिमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसके सहायता से अन्य कथनों को सिद्ध किया जाता है। लेकिन यहाँ बात है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसको कहते हैं? देख लीजिए बच्चों, यहाँ है यदि A और B दो धनात्मक पूर्णांक हो और A में B से भाग दिया जाए तो Q तथा R दो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या प्राप्त होती है ताकि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 लेस इक्वल R एंड R लेस देन B। तो इसको पढ़ते हैं क्या? इसको पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं 0 लेस इक्वल R एंड R लेस देन B पढ़ते हैं, R लेस देन B पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि 0 जो है R के बराबर भी हो सकता है या R से छोटा है, और R जो है B से क्या है? हमेशा छोटा। आगे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से फिर से इसको समझाते हैं। एक संख्या ले लीजिए A, जैसे A बराबर आप ले लीजिए 38, B बराबर ले लीजिए 7। तो A में B से भाग देना है, तो 7 से 38, तो 7 पचे 35, 7 पचे 35 बचा 3। तो इसको हम लिखते हैं A बराबर BQ प्लस R था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 38 बराबर B का मतलब जिससे भाग देना है 7 गुनी 5 प्लस 3। यही हो गया A बराबर BQ प्लस R। बचपन से आज तक आप पढ़ते आए होंगे कि भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, लेकिन वहां पे आपको ये नहीं बताया गया था कि ये जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। आप यहाँ पे देख ले कि यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और कुछ नहीं है। आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को सब दिन बनाते आए हैं। भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष जो है आप बहुत दिन से बना रहे हैं, पीछे के बहुत क्लास से आप बना रहे हैं, तो आपको घबराना नहीं है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपका पढ़ा हुआ चीज है, केवल उसका नाम थोड़ा बदल गया है। तो ये जो भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है, इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एक स्टेटमेंट के रूप में लिख दिया कि यदि A और B दो धनात्मक पूर्णांक हो और A में B से भाग दिया जाए, A में B से भाग दिया जाए तो Q तथा R, इसको Q मान लिया है, इसको R मान लिया है, Q तथा R
दो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या प्राप्त होती है ताकि a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर भाज्य हो गया, b बराबर भाजक हो गया और q बराबर भागफल हो गया, r बराबर शेष हो गया। तो आप समझ गए अच्छे से। अब आप समझिए इसको, ये क्या है, ये कहता है क्या कि r का जो मान है, नीचे में जो r है शेष, इसका मान या तो 0 आता है नहीं तो b से छोटा आएगा। अगर b से मानिए छोटा तो आना ही है, अगर b से बड़ा आएगा तो फिर एक बार भाग लगेगा। तो ये क्या है, r का मान या तो 0 आएगा या इसका मान छोटा होगा, यानी r का मान या तो 0 के बराबर होगा या r का जो मान है वह क्या हो जाएगा, b से छोटा होगा। तो आप समझ गए इस बात को। चलिए, जब आप समझ गए हैं इस बात को तो इसे पढ़ते कैसे हैं, तो इसे पढ़ते हैं 0 लेस इक्वल, 0 जो है वह r के बराबर भी हो सकता है, यानी r का मान जो है 0 हो सकता है या r का मान 0 से अधिक हो सकता है, और r का मान जो है n, और r का मान जो है b से क्या होगा, छोटा होगा। b से क्या होगा बच्चों, छोटा। तो आप यूक्लिड विभाजन परमिका को समझ गए। परमिका क्या है, एक प्रकार का स्टेटमेंट है जो पहले से सिद्ध किया हुआ रहता है, इसके सहायता से अन्य चीजों को सिद्ध किया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, परमिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, इसकी सहायता से अन्य कथनों को सिद्ध किया जाता है। जस्ट लाइक आप ज्योमेट्री में अभिकृत और अभिधारणा का परिभाषा आप इसी प्रकार पढ़े होंगे। अब आइए बच्चों, हम एल्गोरिथम के बारे में आपको बताते हैं। एल्गोरिथम आपके लिए नया टॉपिक है, एल्गोरिथम आपके लिए नया टॉपिक है। आज आप एल्गोरिथम को अच्छे से समझिए। यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला जो विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। एल्गोरिथम एक विधि प्रदान करती है। एल्गोरिथम एक फारसी गणितज्ञ अल-ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है, इसका योगदान था इसीलिए इसका नाम रखा गया है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यहाँ पे एल्गोरिथम बहुत बड़ा है, एल्गोरिथम कई वैज्ञानिकों के नाम पर आता है, लेकिन यहाँ पर आपको स्पेशल पढ़ना है यूक्लिड का एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन परमिका पर ही आधारित है, जो दो धनात्मक पूर्णांक संख्या का मोसो ज्ञात करने का क्या है, टेक्निक। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन परमिका इतने अंतर्निहित है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और परमिका इतने अंतर्निहित है कि लोग प्रायः इसे एक ही मान लेते हैं। लेकिन बच्चों ये दोनों चीज जो है अलग अलग है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन परमिका दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन इतने अंतर्निहित है कि लोग इसे प्रायः एक ही मान लेते हैं। आपको हम एक बात कहते हैं कि इसको इस तरह से आप समझिए कि जिस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि गुणा जो है, गुणा मल्टीपल, गुणा जोड़ का विस्तृत रूप है। जोड़ का क्या है बच्चों, विस्तृत रूप है। अगर आपको ये कहा जाए कि गुणा जोड़ का विस्तृत रूप है, यानी जोड़ ही है एक तरह से गुणा। एक तरह से गुणा क्या है, जोड़ ही है। मान लीजिए कि आप लिखते हैं 2 + 2 + 2 + 2 + 2 बराबर आप 10 लिखते हैं। इसी को आप लिख सकते हैं 2 × 5। अगर आपको कहा जाए कि 2 × 5 आपको कहा जाए तो मतलब 2 को 5 बार जोड़ना है, 2 को 5 बार जोड़ना है। 2 × 5 का मतलब 2 को 5 बार जोड़ना है। तो कह सकते हैं गुणा जोड़ का विस्तृत रूप है। गुणा जो है एक प्रकार का जोड़ ही है। तो लेकिन आप समझ रहे हैं कि गुणा और जोड़ में थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन कह सकते हैं कि गुणा जो है जोड़ ही है। उसी तरह का है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन परमिका। चलिए आपको एक सवाल के माध्यम से आप बताते हैं कि बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है आपका सवाल कि बताइए
बिहार बोर्ड में आपका सवाल बार बार पूछा जाता है, क्वेश्चन इस टाइप का रहता है, बच्चों ये आपका क्वेश्चन हो गया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से 78 और 48 का मौसो ज्ञात करें। तो आप देखिए बच्चों, इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। इसका सॉल्यूशन के लिए आप जो कॉपी है उसी को थोड़ा सा इधर रफ बना दीजिए और ऊपर में लिख दीजिए रफ। आपको बिहार बोर्ड में भी ऐसे ही लिखना है। और देख लीजिए पहले 48 से 78 में भाग देखें, एक बार 48 0 3 बचा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में आप लिखिएगा, माना कि a बराबर 78 b बराबर 48 जहाँ a ग्रेटर देन b है। तो इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 78 बराबर 48 गुनी 1 प्लस 30, तो शेषफल डज नॉट इक्वल 0 हो गया। शेषफल डज नॉट इक्वल 0। फिर देखिए अगर शेषफल 0 नहीं हो तो फिर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फिर बगल में जो रफ किए हैं तो 30 से अब 48 में भाग करेंगे, तो ये 30 हो गया, ये 18 हो गया। फिर यहाँ पे लिखेंगे 48 बराबर 30 गुनी 1 प्लस 18, शेषफल डज नॉट इक्वल 0 हुआ। अब हम बार बार यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बार बार नहीं लिखेंगे, लिख देंगे एक बार इसी प्रकार। इसी प्रकार जब लिख देंगे तो बार बार लिखने का ज़रूरत नहीं है बच्चों। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चों 18 से 30 में लगाएंगे, ये 18 हुआ तो यहाँ 12 बचा। फिर यहाँ हम लिखेंगे 30 बराबर 18 गुनी 1 प्लस 12, शेषफल डज नॉट इक्वल 0। फिर देखिए बच्चों शेषफल 0 ना हो तो फिर हम 18 से इसमें लगाएंगे, 6। फिर देखिए यहाँ तक कट गया तो 2 बार लिखना पड़ेगा। आगे लिखिए 18 बराबर 12 गुनी 1 प्लस 6, शेषफल डज नॉट इक्वल 0 हुआ, शेषफल डज नॉट इक्वल 0। फिर एक बार लिखिए 12 बराबर 6 गुनी 2 प्लस 0, इस बार शेषफल हो गया 0। तो यहाँ लास्ट में लिख देंगे, अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ऑफ 78 एंड 48 बराबर हो जाएगा 6। यही आपका आंसर हो गया बच्चों।
इस प्रकार का क्वेश्चन कई क्वेश्चन आता है, आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया है 1.1 एक्सरसाइज में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको इसी प्रकार बनाना है, बगल में रफ भी करना है, जिससे एग्जामिनर आपके कॉपी को देखे तो उसको ये महसूस हो कि बच्चे ने बनाया है, इसलिए आपको बगल में ही रफ करना है। ठीक है, आप समझ गए। फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।